हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्रियाशील मध्यवर्ती। देखो नाम से स्पष्ट है, मध्यवर्ती मतलब ये मध्य में बनेगा। अब किसके मध्य में बनेगा? अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज बनती है उसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। अब ये रिएक्टिव स्पीसीज होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब ये कई टाइप की हो सकती है, एनायनिक स्पीसीज़ भी हो सकती है, कोई न्यूट्रल स्पीसीज़ भी हो सकती है, कोई केटायनिक स्पीसीज़ भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है। अब देखो कार्बोकेटाइन अपन बोलते किसको हैं? अगर कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब ये पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा मतलब कोई धनायनिक स्पीसीज़ बन रही है। ये धनायनिक स्पीसीज़ बंध के विस्मांस विखंडन से बनता है। ये अपन ने जब होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा था तब पढ़ा था कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से धनायनिक और एनायनिक स्पीसीज़ बनती है। अब अगर धनायन कार्बन पे पाया जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो अपन ये कह सकते हैं कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन में कि वे धनायन जिनमें कार्बन पे धनावेश पाया जाता है कार्बोकेटाइन कहलाते हैं। अब देखो किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कार्बोकेटाइन में भी क्या होगा कि इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है। तो देखो वे धनायन जिनमें कार्बन पे धनावेश पाया जाता है कार्बोकेटाइन कहलाते हैं और ये बंध के विस्मांस विखंडन से बनते हैं। इनके वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन ही है तो एटम तो ये चाहता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो ये कैसे स्पीसीज़ है? फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसमें संकरण पाया जाता है sp2 और जिसमें sp2 संकरण पाया जाता है उसकी संरचना होती है ट्राइगोनल प्लेनर संरचना है। sp2 संकरण है, उसके हिसाब से इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री इसमें बंद कोण पाया जाता है। तो कार्बोकेटाइन एक धनायनिक स्पीसीज़ है जिसमें कार्बन पे धनावेश पाया जाता है, बंध के विस्मांस विखंडन से बनते हैं। अब देखो कार्बन पे जो धनावेश पाया जाता है उसके आधार पे कार्बोकेटाइन होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसको अपन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, एक होता है सेकेंडरी जिसको 2 डिग्री बोलते हैं और लास्ट होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन जिसको अपन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। देखो इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री किस आधार पे बोल रहे हैं? जैसे ये कोई कार्बन है, ये कार्बन अगर किसी एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, बाकी वैलेंस मान लो हाइड्रोजन से कंप्लीट है, तो एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये कार्बन कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। अब 1 डिग्री कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसे ही अगर चलो दूसरा ले लेते हैं कि ये कार्बन है, इसकी 2 संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हुई है, बाकी देखो ये एक हाइड्रोजन से है, ये एक हाइड्रोजन से है, तो इससे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, मतलब ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है। अब 2 डिग्री कार्बन पे अगर धनावेश पाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है फिर उस पर धनायन है तो उसको कहेंगे अपन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पे इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री हो गया, इस पे धनायन है मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये है मेथिल कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बन पर धनावेश के आधार पर कार्बोकेटाइन हो गए 3 टाइप के, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, फिर उससे थोड़ा कम 2 डिग्री है, उससे थोड़ा कम 1 डिग्री है और मेथिल कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है। अब अपन देखते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो अपन ने देख लिया। अब देखते हैं इनका कारण कि इसकी स्टेबिलिटी का 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में देखो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है और फिर 1 डिग्री है और मेथिल कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न देखते हैं। देखो किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या कोई सा भी चार्ज हो,
अगर वो चार्ज जितना अधिक डीलोकेलाइज्ड होगा तो उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व तो उसमें पाए जाने वाले डीलोकेलाइजेशन पर निर्भर करता है। धनावेश जितना अधिक डीलोकेलाइज्ड होगा आयन उतना ही अधिक स्टेबल होगा। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें सबसे पहले लेते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट जो है वो देखेंगे। देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 डिग्री में 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और मेथिल में कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई इफेक्ट लगता है। मतलब ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? इस कार्बन को दे रहा है। तो यहाँ देखो कार्बन पे धनावेश है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो इसका धनावेश कुछ ना कुछ तो कम होगा, जिससे क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, यहाँ 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, यहाँ पे एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और यहाँ पे एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन देकर इसके स्थायित्व को बढ़ा सके। तो इस हिसाब से प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा लग रहा है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। और मेथिल जो कार्बोकेटाइन है वहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल कार्बोकेटाइन। एल्किल, इसमें देखो एल्किल ग्रुप की प्रकृति प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होती है। जब एल्किल ग्रुप किसी धनावेशित कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो वे प्लस आई प्रभाव के कारण उस कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देते हैं, जिससे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः धनावेशित कार्बन पर जितने अधिक प्लस आई इफेक्ट वाले समूह होंगे उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही मात्रा में बढ़ती जाएगी और वह उतना ही अधिक स्टेबल होगा। मतलब इस पे 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, इस पे 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की और फिर मेथिल कार्बोकेटाइन की। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन। देखो अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? जो कार्बोकेटाइन होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण जो अनुनाद पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इस अनुनाद में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिनमें किन्हीं 2 एटम के मध्य कोई बॉन्ड बनता है। इस स्ट्रक्चर को हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है और आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और किसी भी आयन में जो चार्ज होता है वो जितना अधिक डीलोकेलाइज्ड होगा उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो यहाँ अपन हाइपर कॉन्जुगेशन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में देखो इस पॉजिटिव चार्ज के पास वाले कार्बन को बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन या ये जो सिग्मा बंध है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेगा। देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर कहाँ जाएगा? इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी तो इसके साथ ये मतलब अनुनाद दर्शा सकता है, ऐसे ही ये वाला भी दर्शा सकता है। तो इसकी देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। यानी जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा बनेंगी। देखो यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रही है। फिर नेक्स्ट अपन देखो 2 डिग्री में देखते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे हाइड्रोजन पे आएगा। ऐसे ही ये वाले हाइड्रोजन के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, इस वाले के साथ भी बनेगी। तो 3 तो इस अल्फा कार्बन के कारण बन गई और 3 इस अल्फा कार्बन के कारण बन गई। टोटल कितनी हो गई? 7 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ 2 डिग्री में 7 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनी है। ऐसे ही अपन 3 डिग्री की बात करते हैं तो वहाँ पे देखो 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्बोकेटाइन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उस आयन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो आयन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल कार्बोकेटाइन। ऐसे ही अपन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में देख लेंगे। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। अब देखो एक चीज़ और देखो, इसमें यहाँ पे देखो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। तो अपन इस टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं अपन रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस या अनुनाद क्या होता है? हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा रेजोनेंस भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके द्वारा पॉजिटिव कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है। और ये जो रेजोनेंस होता है उन दोनों कारकों यानी इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी प्रबल होता है। और इससे बनने वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो जितनी ज़्यादा बनेंगी उस आयन का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। देखो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनेंगी मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही अधिक डीलोकलाइज्ड होगा, और कोई भी जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो जितना अधिक डीलोकलाइज्ड होगा उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं देखो रेजोनेंस। और देखो रेजोनेंस कब होगा? जब धनावेशित कार्बन है उसके कॉन्जुगेशन में अगर पाई बॉन्ड है तो वहाँ पे अनुनाद पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में देखो ये पाई बॉन्ड है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस कार्बन पे आ गया, तो चार्ज का क्या हो गया? डीलोकलाइजेशन हो गया। डीलोकलाइजेशन होने के कारण अपन क्या कर सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऐसे यहाँ देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वापस इस कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ देखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो टर्सरी फेनिल कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ 3 बेंजीन रिंग बनी हुई है। एक बेंजीन रिंग अगर एक इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो यहाँ तो 3 है तो 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर यहाँ देखो 2 फेनिल ग्रुप है, यहाँ 10 बनेंगी, यहाँ 5 बनेंगी, ये फिर एलाइलिक है। देखो रेजोनेंस ज़्यादा प्रबल है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, और फिर इंडक्टिव, ये है इनकी प्रबलता का क्रम। तो जहाँ रेजोनेंस होगा वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, फिर इसमें यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर और प्लस आई दोनों लग रहे हैं। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और ये मेथिल कार्बोकेटाइन। तो ये हो गया इनकी स्टेबिलिटी का क्रम। आपको स्टेबिलिटी में इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप यानी -I इफेक्ट वाला, -R इफेक्ट वाला ऐसे ग्रुप जुड़े हुए होंगे, -H इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उस आयन या उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।